दिल्ली लिए चलते हैं सीधा, आपको गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा पत्रकारों से बात कर रहे हैं। Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड कि गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जैवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया। मैं ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया, लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था। तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज़्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियाँ चेस कर रही थी आपको सारी, तो आपको कैसा लगा? जस्ट वन लास्ट, नो फॉलो अप प्लीज, ओके, नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके ओके। साथ। कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था, और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी। पर अलवर में बारिश से भरे कुंडों में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हर रोज भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और इन कुंडों में नहाने का मजा ले रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हर साल बारिश के साथ ही इन कुंडों में पानी बढ़ जाता है, जिससे कई हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। मान नहीं रहे, जबरदस्त ना जाता। अच्छा, यहाँ बोर्ड भी लग रहा है, चेतावनी बोर्ड भी लग जाता साहब, हम उसको बंदा आदमी पर हम तो खड़े ना जा रहे, बोर्ड लगे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है, प्रशासन का होना चाहिए यहाँ पे? जरूरी है प्रशासन का होना। ये बताइए यहाँ पे प्रशासन का लोग है, यहाँ लोग बाग नहाते हैं, आई बार नहाते हैं हर बार, लेकिन यहाँ पर कोई उनको दुर्घटना होती है और यहाँ पर कोई भी किसी भी मापदंड या कोई पुलिस या कोई ऑफिसर या कोई भी यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, चेतावनी बोर्ड। यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है पुलिस का प्रशासन जरूर होनी चाहिए। दौसा से खबर है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर, बदमाशों ने एक व्यापारी से फिरौती मांगी है। सर्राफा व्यापारी से फिरौती की डिमांड की गई है। मनमोहन सोनी को धमकी भरी चिट्ठी भेजी इन बदमाशों ने। चिट्ठी में 15 अगस्त तक फिरौती की डिमांड की गई है। व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगी गई है। धमकी भरा पत्र लिफाफे में भेजा और एक गोली भी भेजी है। पत्र में परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है। फिरौती मांगी है। ये धमकी भरा पत्र भेजकर राशि की व्यवस्था होने पर मकान पर पचरंगा झंडा बनाकर संकेत देने के लिए भी कहा है। सर्राफा व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिलने से व्यापारियों में भी दहशत है। बांदीकुई थाना पुलिस पहुंची है, पीड़ित सर्राफा व्यापारी से पूछताछ कर रही है।
धौलपुर जिले के सैपौन थाना इलाके में पुलिस वाले को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये गोली पुलिसकर्मी के बाएं हाथ में लगी। इस घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ये वारदात सालेपुर गांव के पास देर रात की है। यहां बाइक के पास खड़े 4 बदमाशों को टोकना इतना नागवार गुजरा कि एक पुलिसकर्मी मानवेंद्र गुर्जर को कट्टा निकालकर गोली मार दी। इसके बाद मानवेंद्र गुर्जर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम आरोपियों की तलाश करने के बाद वापस लौट रही थी, तभी वो सालेपुर के पास 2 बाइकों पर खड़े 4 बदमाशों से टकरा गए। पुलिस ने उनसे पूछा यहाँ क्यों खड़े हैं, तो इन बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। के बीच में अपनी गाड़ी गश्त करके हुए तसीमों उधर से सालेपुर मोड़ में पहुंचे। सालेपुर मोड़ पे कुछ 2 बाइकें खड़ी थी, 4 सिस्टर जो खड़े थे, उनको चेक करने के लिए चाहा गया। पुलिस जैसे ही चेक करने के लिए गाड़ी रोक के आए तो चारों लोग भागने लगे। उनको पकड़ना चाहे तो उन्होंने फायरिंग करते हुए भागने लगे। एक फायरिंग करते हुए अपने सिपाही मानवेंद्र की जो बाएं हाथ में जो गोली लगी उसको देखकर और अंधेरे का फायदा उठाकर वो भागने में सफल रहे। उनकी जो 2 मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ दी गई हैं, उनकी तलाश जारी है। और अब बात रफ्तार के कहर की। भरतपुर जिले के बयाना में बेकाबू जीप ने बाइक पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया गया, जहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाजार जाते समय दोनों हादसे का शिकार हो गए। चल रही, ये हमारे पीछे चल रही, मार्शल वालों का जो आगे तो लहरा लेके नहीं हमारे आंख करते वो पहिया लेकर आगे लगे पर वापिस आ गए। और बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई। कुल्हाड़ी से एटीएम तोड़ने की कोशिश, बदमाश लेकिन अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रामगंज थाना इलाके के एटीएम की यह घटना है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। रामगंज थाना इलाके में एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। सौरभ, क्या ये पूरा मामला? बता दूं कि आज सुबह की ये घटना है और रामगंज थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ही ये एटीएम जो है वो स्थित था, जहां पर कुछ बदमाश पहुंचे और कुल्हाड़ी और सरिये से एटीएम तोड़ने का प्रयास वो किया गया। हालांकि अलार्म बजने से वो बदमाश जो है वो घबरा गए और फिर भाग गए और लूट की वारदात जो है वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कोई नौ सीखिए बदमाश रहे होंगे, इसलिए ही कुल्हाड़ी से जो है वो इस एटीएम को तोड़ने का प्रयास जो है वो किया गया होगा, या फिर नशेड़ी भी, क्योंकि इस पूरे इलाके में नशेड़ियों का आतंक जो है वो काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। परसों भी एक मंदिर में चोरी की वारदात जो है वो नशेड़ी द्वारा की गई थी, तो संभवतः पुलिस को लगता है कि नशेड़ियों द्वारा ही ये किया गया होगा। हालांकि अब चूंकि एक जो सीसीटीवी बिल्कुल एटीएम के पास स्थित है वहाँ पे जो है वो उन्होंने तोड़ दिया था और आसपास के सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपियों की तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन ये बताता है कि किस प्रकार से जयपुर नॉर्थ में काफी समय से जो ये नशे के आदि जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की आपराधिक वारदातों को जो है वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। हालांकि 1000 से अधिक नशेड़ियों को पिछले कुछ दिनों में पकड़ा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नशे के आदी ये लोग होते हैं और थोड़े से पैसों के लिए ही इस प्रकार की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। एटीएम के बाहर एक गार्ड भी होना चाहिए, सीसीटीवी और पुलिस गश्त टीम, क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए, गार्ड नहीं था, इसीलिए ही इस प्रकार की वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया और एक एटीएम माफी का एक सीसीटीवी भी उन्होंने तोड़ दिया। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि 2 सीसीटीवी और भी लगे हुए हैं, तो उसके जरिए क्योंकि
इस घटना के बाद एटीएम के जो ठीक है। बैंक के ऑनर है उनको जो है वो बुलाया गया और सीसीटीवी। चल ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। खबर भरतपुर से। भरतपुर में सड़क हादसा हुआ है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। हाईवे पर निजी बस पलट गई। बस पलटने से एक यात्री की मौत। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। गोरखपुर से जयपुर ये बस जा रही थी। सभी को सीएचसी हलैना में भर्ती करवा दिया गया है। हलैना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। क्या मामला था, हम जा रहे थे इधर गोरखपुर से पकड़ के उसका जोधपुर जा रहे थे। जोधपुर से पहले ही आगे इति पड़ता है ना, वहीं पर वो डायरेक्ट क्या मालूम फोन से बात कर रहा था ड्राइवर। उसके बाद वो डायरेक्ट पलटी मार दिया। बाड़मेर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज कलेक्ट्रेट परिसर में हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होकर विवेकानंद सर्किल जिला अस्पताल से होते हुए अहिंसा सर्किल पर संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू ने कहा कि हर समस्या का समाधान अहिंसा के जरिए निकाला जा सकता है। गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि महात्मा गांधी का दर्शन राज्य में जन जन तक पहुंचे और इसके पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। गांधी के जन्म शताब्दी के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो राज्य भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य स्तरीय समिति तथा विभागों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में जो कैलेंडर जारी किया गया उसकी पालना के अनुरूप ही यहाँ पर आज एक रैली निकाली गई, जागरूकता रैली। और जो गांधीयन फिलॉसफी है उनके स्लोगन्स और उनके नारों के साथ में जो शहर के मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर वो रैली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात जयपुर में व्यावसायिक गतिविधियों पर लाइसेंस फीस वसूली की, जिसे लेकर ग्रेटर निगम ने कोरोना के मद्देनजर फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। लेकिन हालात सामान्य होते ही ये नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। ग्रेटर निगम की कारोबारियों को राहत, लाइसेंस फीस वसूली का फैसला टाला। संक्रमण रुकेगा, सख्ती से लागू होगा नियम। जी हां, ग्रेटर निगम ने हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्टल, तंबाकू उत्पाद की बिक्री जैसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस फीस वसूली के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। कोरोना संकट की वजह से निगम ने कारोबारियों को राहत देते हुए ये फैसला लिया, लेकिन हालात सामान्य होते ही लाइसेंस प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। पान तंबाकू कोई अच्छी चीज नहीं है, जिंदगी से खेलना हम वैसे इतना वो कर रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं लोग, लेकिन फिर वो ही कहा कि हमने 1-2 महीने चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा। इन वजह से, कोरोना की वजह से और जो बेरोजगारी की वजह से हमने थोड़े दिन के लिए 1-2 महीने के लिए इसको स्थगित किया है। जल्द तय की जाएगी? हाँ बिल्कुल, जल्दी से करना। आइए अब बताते हैं नियम लागू होने के बाद कौन कौन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितनी लाइसेंस फीस लगेगी। निजी कोचिंग, लाइब्रेरी का 5 साल का रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 से 3 लाख रुपए तक। साथ ही सालाना अनुमति शुल्क 10,000 से 2,50,000 तक। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से 20,000 तक। डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथ लैब के लिए सालाना उपयोग शुल्क 10,000। हॉस्टल और पीजी के लिए सालाना रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से 30,000 तक, जबकि सालाना उपयोग शुल्क 5,000 से 20,000 रुपए। तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए से 1,000 रुपए तक, जबकि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए सालाना अनुमति फीस 1,000 से 25,000 रुपए तक लगेगी। ग्रेटर निगम ने भले ही लाइसेंस फीस लागू करने के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया हो, लेकिन निगम प्रस्ताव बनाकर DOIT को भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि ऑनलाइन आवेदन पर लाइसेंस देकर फीस वसूली की जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट।
राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई में हुए समारोह में युवा विधायक के रूप में अल्पकाल में ही जनता से सतत संवाद, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में सक्रियता और कोरोना संक्रमण में दिन रात जन सेवा के प्रयासों की मान्यता के रूप में आयोजन समिति ने दीप्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 प्रदान किया। इस दौरान समारोह में फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित कलाकारों और मुंबई के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। महिलाओं द्वारा किए जा रहे रचनात्मक और विशिष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जा रहे हैं। सामाजिक जीवन में इस सम्मान की बड़ी ख्याति है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए समारोह की विशिष्ट अतिथि दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि अवार्ड उन्हें सार्वजनिक जीवन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा। खबर कोटा से। कोटा में नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रकृति से प्यार का संदेश दिया गया। रंगकर्मियों ने किशोर सागर तालाब की पाल पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। धरोहर आदिवासियों की कला संस्कृति विषय पर नुक्कड़ नाटक की थीम रखी और इसके जरिए प्रकृति, वन और संस्कृति को संजोए रखने का संदेश दिया। मेरी पाठशाला है, तीर और धनुष मेरी पहचान। आपने कभी सोचा है किस हाल में है हम? तरक्की से दूर। जरा सोचो, जरा सोचो। लेकिन फिर भी हम हैं खुश। अब देखो, करौली में कन्हैया दंगल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नादौती के मीन भगवान अलुंडा देवी मंदिर प्रांगण में कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी अपने आप को गैर नृत्य करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ढोल की थाप पर पारंपरिक गैर नृत्य किया। मंत्री आंजना विधानसभा क्षेत्र के दौरान कई ग्राम पंचायतों में पहुंचे थे और लोगों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को आज संरक्षण की आवश्यकता है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार आदिवासियों की प्राचीन विरासत और संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। जैसलमेर जिला वुशु संघ की कार्यकारिणी का गठन जैसलमेर में किया गया। इसमें अशोक तंवर को मुख्य संरक्षक, समाजसेवी मनवंत गहलोत को संरक्षक मनोनीत किया गया। वहीं लोकेंद्र गहलोत को अध्यक्ष, डॉक्टर अश्विनी और चंद्रशेखर पुरोहित को उपाध्यक्ष, राजेश कुमार को सचिव, जुगताराम और प्रेम सिंह को संयुक्त सचिव और सुनील कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पर्यवेक्षक का कार्य राजस्थान वुशु एसोसिएशन के दीपक कुमार सेन की देखरेख में करवाया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य संरक्षक अशोक तंवर ने कहा कि वुशु संघ के साथ हर समय मदद को तैयार रहेंगे। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सहयोग करेंगे। वहीं सीमावर्ती जिले जैसलमेर में महिलाओं को संबल मिलेगा ताकि महिलाओं के देश में अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके माध्यम से रोका जा सकता है।
जैसलमेर के अंदर इस गेम की बहुत ज़रूरत थी, वुशु गेम की, जो कि अभी बहुत ही चलन में है। इसमें मार्शल आर्ट, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, जिसमें जूडो, कराटे और बॉक्सिंग भी इसमें गेम में तीनों साथ में आते हैं। और ये गेम अभी अपने मारवाड़ में अब इसकी शुरुआत हुई है और इसको हम आगे और अभी राजस्थान का स्टेट लेवल हम जैसलमेर में भी करवाएंगे और यहाँ पे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।